हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमरीश एकेडमी चैनल पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। और उस लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में जो सबसे मेन टॉपिक है, फिर जो पूरा जो ध्यान है वो भारत पर जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसको लेकर के है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा जब एग्ज़ाम पढ़ता है, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है, ठीक है। और इसके साथ ही जो इमरजेंसी है वो इसलिए भी ज़रूरी है जानना ताकि आपको ये समझ आए कि आखिर किन किन फैक्टर्स से या फिर कैसे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जो आपातकाल जो है वो लगाया जाता है। क्योंकि आपातकाल जो आपका होता है वो 3 तरीके का होता है। एक में हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में जो आपातकाल लगा था उससे पहले 2 आपातकाल पहले ही लगे हुए थे, लेकिन वो जो था आपका वो फाइनेंशियल इमरजेंसी था, ठीक है। लेकिन जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर उनके कार्यकाल में जो लगा था वो जो आपका था वो आपका नेशनल इमरजेंसी थी, यानी कि पूरे भारत में वो इमरजेंसी लागू होने वाली थी। तो हम उन कारणों की व्याख्या करेंगे जिस कारणों की वजह से उस आपातकाल को लगाया गया था। तो टोटल यहाँ पर हमने फैक्टर से उसको डिवाइड करा हुआ है। टोटल 5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारक पे। देखिए, आर्थिक कारक में क्या था आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, यानी कि जो 5th चैप्टर है इस बुक का, उसमें 1971 में इलेक्शन होने वाले थे। उस समय इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और ये गरीबी हटाओ का जो नारा था उसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे और उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस गरीबी हटाओ का बस ये नारा ही था, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पहला तो ये। एक और बात ध्यान रखना कि हम जो इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये जो हमारा काल चलेगा वो 1971 से लेकर के 1975 तक का चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1971 के बाद जो जो भारत में हुआ उसको ही हम जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या क्या होता गया कि हमने 75 में आपातकाल लगा दिया। तो 71 के बाद से स्थिति भारत की जो थी वो खराब होती गई। सबसे पहला आपका क्या, गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का जो नारा इंदिरा गांधी ने दिया था उसका उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दूसरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो इसकी वजह से हुआ कि 1971 में ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि भारत पर इसका एक तरीके से बर्डन पड़ गया था, क्योंकि भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए थे। इसके अलावा युद्ध भी हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा देश दिक्कत में पड़ गया। तीसरा ये था कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने जितने भी हमारी मदद कर रहा था उस समय सारे के सारे जो मदद थी उसने वो रोक दी, क्योंकि वो पाकिस्तान के समर्थन में था। 71 की ही बात हो रही है अभी, ठीक है। इसके अलावा उस समय इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस के जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के जो रेट थे वो भी बढ़ गए। तो जिसका जो खामियाजा है वो भारत के लोगों को, भारत की सरकार को भुगतना पड़ा। इसके अलावा उसी समय जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गई थी। जो चीज़ों का प्रोडक्शन था वो एक तरीके से नीचे गिर गया था। और उसी ही समय क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ी हुई थी, ठीक है। जो भी आपका अर्बन एरियाज थे और जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हैज स्टॉप द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। इसी के साथ में क्या हुआ कि सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिए क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके जो सैलरी वगैरह थी उसको रोक दिया, या फिर रोक ही दिया ताकि उनके ऊपर जो भी बर्डन पड़ा हुआ है उसको कम किया जा सके। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर कि ये सब जो हालात थे उस समय 71 के बाद से आर्थिक स्तर पर देश में वो ये थे। दूसरे फैक्टर पर चलते हैं। दूसरा आपका स्टूडेंट मूवमेंट। जैसा कि आपने पढ़ा अभी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उन्हीं सब चीज़ों से क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम कहेंगे छात्र आंदोलन, यानी कि स्टूडेंट मूवमेंट। यानी कि जो भी छात्र थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये थे आपके गुजरात के और बिहार के। तो पहला जो आपका हुआ था स्टार्ट वो जनवरी 1974 में हुआ था। और वहाँ पर गुजरात में उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। उसके खिलाफ ही गुजरात के जो विद्यार्थी थे उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। वहाँ पर जो भी अनाज वगैरह थे उनके जो रेट थे वो बढ़ गए थे, और जो तेल वगैरह था, खाद्य तेल जिसको हम कहते हैं, उसके बढ़ गए थे। इसके अलावा उस समय उस राज्य में करप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुंच चुका था। इसको लेकर के जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहाँ पर आंदोलन चलाया। ठीक ऐसा ही आंदोलन मार्च के 1974 में, यानी कि उसी के ठीक 2 महीने बाद जो बिहार के स्टूडेंट थे उन्होंने चलाया। उन्होंने बिहार में चलाया और बिहार में क्या था उस समय, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के जो रेट थे वो बढ़े हुए थे, अनाज की कमी हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, करप्शन था। अब यहाँ पर क्या था कि अगर गुजरात वाला देखें तो गुजरात में तो आपके मोरारजी देसाई थे जो इस मूवमेंट में एक तरीके से समर्थन दे रहे थे, मोरारजी देसाई। और बात चली थी 1974 में
बिहार वाले आंदोलन की, तो यहाँ पर तो इनको बड़ा नेता मिल गया था गुजरात के बच्चों को एक तरीके से। और बात हुई थी बिहार का, आखिर आंदोलन को कौन नेतृत्व करे, फिर कौन संभाले। तो इसके लिए बच्चों ने क्या किया, फिर जो छात्र थे उन्होंने जेपी नारायण को चुना कि वो जो है हमारे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। और उन्होंने जेपी ने इन 2 शर्तों के साथ ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया। पहला ये कि जो भी मेरा आंदोलन है वो नॉन वायलेंट होगा, क्योंकि वो गांधीवादी थे जयप्रकाश नारायण। और दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है केवल बिहार में नहीं रहेगा, बिहार के बाहर भी चलेगा एक तरीके से, मतलब पूरे भारत तक होना चाहिए इसकी बात, तभी जा करके वो इसको लीडरशिप करने को तैयार होंगे। ठीक है, तो ये 2 आंदोलन स्टार्ट हुए, एक हो गया आपके गुजरात में और दूसरा हो गया आपका बिहार में। और ये कब चल रहा है, 1974 के समय में ही चल रहा है। ठीक है। अब जेपी जो थे, जेपी ने एक तरीके से मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने अपना जो आंदोलन चलाया था उसको हम टोटल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। और उन्होंने एक मार्च भी निकाला था जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट मार्च विद द सपोर्ट ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी लाइक भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी। देखिए यहाँ पर एक कांग्रेस ओ पार्टी आई है। तो आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1967 के आसपास में 69 के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, तो उसी में से एक कांग्रेस ओ है और भारतीय जनसंघ अलग पार्टी है, भारतीय लोकदल अलग है, सोशलिस्ट पार्टी अलग है। तो ये सब कौन सी पार्टी है, नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं। तो जेपी ने क्या किया, इन सभी ओपोजिशंस की पार्टी को मिला करके एक पार्लियामेंट मार्च स्टार्ट किया एक तरीके से, किसके विरोध में, सरकार के विरोध में, क्योंकि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि आपने पीछे भी देखा कितनी स्थिति खराब है। इसके साथ में ही छात्रों ने भी आंदोलन किया और इस आंदोलन को बढ़ाया ही जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने आप मतलब एक तरीके से ऐसा माना कि ये पर्सनल मेरे ऊपर ही एक तरीके से हमला किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड है नक्सलाइट मूवमेंट। इसी समय ये भी चला था नक्सलाइट मूवमेंट। तो नक्सलाइट मूवमेंट जो आपका ये मार्क्सिस्ट ग्रुप के जरिए स्टार्ट किया गया था। और मार्क्सिस्ट ग्रुप जो आपका होता है वो क्या करते हैं, डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। ये हमेशा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, फिर मतलब इस पर बिलीव नहीं करते हैं सरकार वगैरह पर। और इन्होंने भी एक तरीके से स्टार्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी इसमें आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्स, द फार्मर्स ऑफ द नक्सलाइट और ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल हैड अ वायलेंट रिवॉल्ट विच इज़ नॉन एज द नक्सलाइट मूवमेंट। तो ये बंगाल में चला था, दार्जिलिंग जिले में। और उस समय एक तरीके से मान लीजिए खून खराबे वाली स्थिति आ गई थी यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इनकी ही डिमांड थी कि वही भूमि का पुनर्वितरण करना चाहिए, इनके वेजेस बढ़ा देना चाहिए। ये एक तरीके से गरीबों के पक्ष में थे नक्सलाइट मूवमेंट जो चलाया गया था। और इसका जो मेन देखा गया था कि कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में चल रहा था। ये भी किसके विरोध में थे, सरकार के ही विरोध में थी। तो तीसरा आपका ये हो गया। फोर्थ था आपका 1974 की रेलवे स्ट्राइक, यानी कि 1974 में जब देश की आपने स्थिति देखी इतनी ज़्यादा वैसे ही ख़राब है, तो 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक रेलवे स्ट्राइक भी चलाई गई। और ये एक चलाई किस चीज़ की वजह से गई थी, क्योंकि उनका डिमांड था कि जो भी हमारा बोनस है, जो हमारी सर्विस है, उसको ठीक किया जाए। हमारे लिए जो लिमिटेड आवर है वो तय किया जाए कि हम इतने ही घंटे काम करें। हालांकि सरकार ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं मानी। और ये कुछ समय बाद ही 1974 में ही, मतलब कम से कम 20 दिनों में ही जो ये वाली स्ट्राइक थी वो वापस ले ली गई। इसका कोई निर्णय नहीं देखा गया। ठीक है, और ये फिर रेलवे स्ट्राइक बंद हो गई। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि यहाँ पर भी सरकार के खिलाफ कुछ किया गया। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ जुडिशरी। जब देश में इतने हालात थे उस समय, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने बहुत सारे संविधान में परिवर्तन वगैरह करे हुए थे। और उन्होंने परिवर्तन क्या किए थे कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें काट छाट करी थी, बहुत सारे नए नए प्रावधान लेकर के आए थे। तो इसमें से जब उन्होंने फंडामेंटल राइट्स वाला काम किया था जिसमें काट छाट करी थी, तो इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और जब देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, तो ऐसा माना जाने लग गया कि इंदिरा गांधी ने ही क्या किया, अपना एक पर्सनल यहाँ पर चीफ जस्टिस अनाउंस कर दिया। क्योंकि मान लीजिए उस समय क्या था, के.एस. हेगड़े AN करके एक और मतलब थे वरिष्ठ चीफ जस्टिस, मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यायाधीश थे। तो इनको मतलब वहाँ पर चीफ जस्टिस बनाना था, लेकिन इनको अनदेखा कर दिया गया। और किसको बना दिया गया, AN राय को। और यहीं से बात चलने लगी कि जो सरकार है उसके अंडर में क्या आ गई है, जुडिशरी आ गई है। और ये बात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये 5-6 कारण हैं टोटल, जिसकी वजह से देश की हालत आप समझ सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, स्टूडेंट मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, रेल स्ट्राइक और एक आपका स्ट्रगल ऑफ जुडिशरी। अब देश में स्थिति बहुत ज़्यादा पहले से ही खराब हो रखी थी। इसी के साथ में क्या होता है, 12 जून 1975 को जो जज होते हैं जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो डिक्लेयर करते हैं एक बात कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 में लोकसभा का चुनाव जीता था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया था,
कि जो सरकारी ऑफिसर थे उनकी मदद से चुनाव को जीता था, ऐसा मतलब इन पे आरोप था, और ये जो था आरोप सिद्ध भी हो गया। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके ऊपर ये एक तरीके से मुकदमा या फिर जो याचिका इन पे दायर हुई थी उसको लेकर के फैसला सुनाया। और उसके बाद 24 जून को इसका जवाब आता है, यानी ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से कि इंदिरा गांधी पीएम बनी रहेंगी, लेकिन जो भी मीटिंग वगैरह होती है कैबिनेट की उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखिए एक बात कि पूरे भारत में एक बात फैल चुकी है कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने गलत तरीके से चुनाव लड़ा, तो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और नॉर्मल सी बात है कि जब अपोजिशंस को इस बारे में पता लगेगा तो वो इनके और खिलाफ हो जाएगा और आक्रामक हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ और 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में एक तरीके से नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट हुआ रामलीला मैदान में, और डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी, डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी, सॉरी 2 बार लिख दिया यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पर क्या हुआ, जेपी ने अनाउंस किया एक तरीके से कि हम पूरे भारत में सत्याग्रह चलाएंगे, और उन्होंने डिमांड करी कि इंदिरा गांधी से हम रिज़ाइन चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर चुनाव जीता। ठीक है, वो लोग पहले से ही इनके खिलाफ थे और उसके बाद यहाँ पर कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है और स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि एक चीज़ और हो गई इसी बीच में। जो ये समय चल रहा है 1975 में, इसी समय क्या हुआ था कि आपने बांग्लादेश की कहानी सुनी होगी। इस बांग्लादेश में क्या हुआ था कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको और उनके जितने भी परिवार वाले थे सभी को मार दिया गया था जब वो मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, और उसी समय ही इंदिरा गांधी को इस बात का डर था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग थे वो उनके खिलाफ थे और यहाँ भारत में भी इंदिरा गांधी के लोग खिलाफ हो गए हैं, तो इंदिरा गांधी को इस बात का भी डर था। और इसी समय जेपी ने आर्मी वालों को, पुलिस वालों को और जितने भी गवर्नमेंट डिप्लॉयज़ थे उन सभी को ये बोल दिया कि आपको सरकार की बात नहीं माननी है। अब ये सब जब चीज़ें देखी गई तो इंदिरा गांधी ने फाइनली मतलब जितने भी उनके नेता वगैरह थे, संबंधी थे, उन सभी को बुलाया और लास्ट में उन्होंने रात की ही मिडनाइट यानी 25 जून 1975 को फाइनली जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे उनको कॉल किया और बोला कि भारत में आपातकाल लगा दीजिए, और इसका कारण क्या बताया जाएगा, इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और फाइनली भारत में आपातकाल लग गया और आपातकाल जो लगाया गया आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। और इसी के साथ ही जैसे ही आपातकाल लगा उसके साथ ही स्टार्ट हुआ आपका कंसिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी लगने के तुरंत बाद ही कुछ चीज़ें घटी, जैसे कि मान लीजिए जितने भी ऑपोजिशंस के लीडर थे उन सभी को जेल में डाल दिया। दूसरा कि जो भी प्रेस था यानी कि मीडिया वाले थे, अखबार वाले थे, उन सब पे सेंसरशिप लागू कर दी गई कि आपको कुछ भी छापना है तो पहले हमसे पूछना पड़ेगा। जितने भी ये दल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लाम, इनको ऊपर बैन लगा दिया कि आप कोई भी मतलब एक तरीके से कोई संगठन वगैरह जो ये थे इनको मना कर दिया कि आप जो मीटिंग वगैरह होती है सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कर दिया गया कि जो भी रोक थी, हड़ताल थी और जो लोग आंदोलन कर रहे थे इन सब पर रोक लगा दी गई कि लोग अब ये भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स थे वो भी छीन लिए गए और जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर कारण क्या दिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक नज़रबंदी कानून इस समय आया था और इसके इस्तेमाल से बहुत सारे मतलब जो भी वो थे ऑपोजिशंस के लोग थे भारत की सरकार के, उन सभी को जेल में डाल दिया। जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको रोक दिया कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते हमारे बारे में। तो इस तरीके से समझिए कि कांग्रेस या फिर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद ये सारी चीज़ें करी थी। इसीलिए इसको बहुत ख़राब माना जाता है भारतीय इतिहास में कि एक तरीके से जो भारत की डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म सी हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक तानाशाही का रूप देखा जा रहा था। हालांकि इसके अलग अलग मत हो सकते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जाना ठीक था और जो सरकार ने किया वो भी ठीक था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर रिपोर्ट आती है और बाद में रिपोर्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिर जो कंसिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी था वो क्या था। इसके साथ में सेमिनार और मेन स्ट्रीम जो थे ये मैगज़ीन्स हैं, इसके ऊपर पब्लिकेशन इनका रुक गया एक तरीके से। जो कन्नड़ के राइटर थे शिवराम कारंत और हिंदी राइटर फनेश्वर नाथ रेणु, इन्होंने क्या किया, अपना मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इमरजेंसी मतलब आपातकाल के विरोध में इन लोगों ने जो भी इनको मतलब सरकार से मिलता है ना पद्म विभूषण वगैरह, वो सब इन लोगों ने लौटा दिया सरकार को गुस्से से। और दूसरा ये था मैनी चेंजेस वर मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ में क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई थी मतलब जो आपातकाल के समय में हुई थी, जैसे कि मान लीजिए इंदिरा गांधी ने ही
या फिर कांग्रेस की सरकार ने ही उस समय एक प्रावधान ये भी पास कर दिया कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, 6 साल कर दिया जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका कंसिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के बाद क्या क्या चीज़ें करेगी। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से भारत में आपातकाल को लगाया गया था। ठीक है, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे कि इमरजेंसी के जो परिणाम आए उसके बाद क्या क्या हुआ, और वो जो मैंने आपको कहा कि इसकी रिपोर्ट आएगी है कि आखिर जो आपातकाल लगाया जाना था वो ठीक था या नहीं था, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी और कोई दिक्कत वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।